Good morning, students. Today I am going to start with the revision of your chapter 2. Now it is chapter 2. Earlier it was chapter 3. That is election and representation of your book, The Constitution at Work. That is your book 1. ठीक है ना. इस चैप्टर में हमने जो बेसिकली पढ़ा वो था इलेक्शंस कैसे होते हैं, द types of elections held, that is FPTP and the PR system of election, in which we have studied how the elections has been done. ठीक है ना. Just like in India and UK we have the FPTP system, which means first past to the post, means the country, the party who whatsoever has getting the maximum votes, that will the ruling party, and the next party to that will the opposite party. Then the PR, that is proportional representation, in which the geographical area is demarcated as the constituencies first, ठीक है ना, and then more than one representative can be elected from one constituencies, ठीक है ना. The votes are in the seats of the party are in the proportion to the percentage of votes. ठीक है ना. किस पार्टी को इसमें क्या होगा, पहले वोट गिरेंगी, किस पार्टी को कितनी वोट्स मिली हैं उसके बेसिस पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो भेजेंगे. ठीक है ना. ठीक है. ओके. तो ये जो सिस्टम है ये इज़राइल और नीदरलैंड्स में है. देन वी हैव द रोल ऑफ व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. ठीक है ना हमारा. ठीक है. तो अब हमारे इसमें रोल ऑफ योर election commission in election reservation of constituencies is also there. So my first question to you is that what is the role of election commission of India? तो election commission जो है that controls the election machinery to conduct the free and fair elections, as supervise it, making changes if needed in the electoral rules, ठीक है ना, of the elections. And the election commissions prepare the voter list बनाती है election commission. election commission जो है symbol political parties को देती है. ठीक है ना. independent candidates as well as, ठीक है ना. election commission declare करती है, recognize करती है political parties as national or state parties. तो these are the functions of all the role of election commission. election commission as you know that is it is an independent organ. ठीक है ना. ये एक independent body है. how the next question जैसे आपको पता लग ही रहा है, how does the election commission of India ensure its independence? इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो कैसे पता लगेगा आपको कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जैसे मैं पहले ही बता रही थी. तो इलेक्शन कमीशन इंश्योर करती है इंडिपेंडेंस किस के तरीके से है अपना. देखिए अब आप इस चीज़ को देखिए. इलेक्शन कमिश्नर जो होता है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, दे आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म, एक फिक्स टर्म के लिए होते हैं वो. Election Commission cannot be removed from his office before the expiry of his term except on the grounds of incapacity and misbehavior. इलेक्शन कमिश्नर जब एक बारी बन जाएगा ना तो आप सिर्फ उसको उसके मिसबिहेवियर के बेसिस पर आप उसको हटा सकते हो, अदरवाइज आप किसी लेवल पे उसको नहीं हटा सकते हो. ठीक है ना. एक रेजोल्यूशन पास होगा 2/3 ऑफ मेजोरिटी, उसके लिए भी एक रेजोल्यूशन पास होगा बोथ द हाउसेस, हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा. इलेक्शन कमिश्नर और जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं कैन बी रिमूव्ड इन द ऑफिस ओनली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन. जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं या जो रीजनल इलेक्शन मतलब स्टेट के जो रीजन वाइज इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर ही हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता. सैलरीज और जो अलाउंसेज होते हैं इलेक्शन कमिश्नर के और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर के वो पेड बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. गवर्नमेंट की सैलरी से, गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सैलरीज नहीं जाती बेटा, वो कंसोलिडेटेड फंड से जाती है. टेन्योर जो होता है इनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके कैन नॉट बी चेंज ऑन द डिसएडवांटेजेस ड्यूरिंग द देयर टर्म ऑफ ऑफिस. ठीक है ना. वो इस चीज़ का जो है चेंज नहीं कर सकते आप. उनके अगर इलेक्शन आने वाले हैं तो उनके ऑफिस को आप चेंज नहीं कर सकते, मीन्स आप उनको चेंज नहीं कर सकते. तो ऑल दीज प्रूव दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन. इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है ना. सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिसिज्म होता है कई बारी जब हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस की बात करते हैं. तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो होती है वो राइट टू वोट गिवन टू ऑल द सिटीजन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन. देखो हमारी कंट्री में क्या है,
आपने पहले भी पढ़ा है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु सो एवर इज है, जिसकी एज 18 ईयर्स है, उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है ना। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, वो वोट तभी दे सकता है, आपने अपना वोट बनवा लिया, आपने अपना वोटर आईडी बनवा लिया, बट आप वोट तभी दे सकते हो आप जब आपका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ गएगा, ठीक है ना। देयर इज़ अ वोटर लिस्ट, इलेक्शन से पहले सर्वे होता है, उसमें एक वोटर लिस्ट बनती है कि कितने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। अगर आपका नाम उस वोटर लिस्ट में आ गया तो आप वोट कर सकते हैं। जब तक आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा तब तक आप वोट उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ पे आप रह रहे हैं आप नहीं कर सकते। ओके, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है एस्टेब्लिशेस द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स बिकॉज फूल्स एंड इग्नोरेंट फ्रॉम द मेजोरिटी इन द सोसाइटी विच कैन क्रिएट, ये कुछ डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये आप छोड़ दीजिएगा, इस पॉइंट को बेशक से मत लिखना बेटा, ठीक है ना। लीड्स टू द करप्शन होती, कई बार ये करप्शन पे भी चली जाती है, बिकॉज इसमें जो वोटिंग होती है यूजली मेक ऑन द बेसिस ऑफ मनी। आजकल हम जो मनी एंड मसल पावर, जो 10th में आपने पढ़ा है कि इलेक्शंस में किस तरीके से डिसएडवांटेजेस अगर आपने लिखनी है तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, राइट टू वोट, स्पेशल प्रिविलेज है, ठीक है ना। ये तो दीज आर सम पॉइंट्स विच यू कैन राइट, ठीक है ना। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कुछ पॉइंट हैं, क्रिमिनलाइजेशन शुड भी चेक होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल को आप जो है अपना लीडर ना बनाए तो बेटर है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। वोटर पार्टिसिपेशन अवेयरनेस शुड बी एंश्योर्ड, ठीक है ना। सजेशंस फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। वोटर शुड बी अवेयर होने चाहिए कि आप किसको वोट दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना। मनी और मसल पावर शुड भी नहीं होनी चाहिए, आप पैसे का प्रयोग मत करिए, ठीक है ना। एंड ए प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एवरी क्लास सेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड इन द पार्लियामेंट, हर एक सेक्शन का अपना एक अलग अलग वोट होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स। इलेक्टोरल प्रोसेस तो आप पढ़ ही चुके हैं, मैं थोड़े से जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। तो ये एनसीईआरटी की कुछ कार्टून बेस्ड पिक्चर्स होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, एज यू ऑल नो। तो ये आपके सामने एक पिक्चर आएगी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पिक्चर, दीज आर द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। तो मेरे सामने ये एक पिक्चर है, ठीक है ना। बुक का मैंने पेज इसीलिए दिया है क्योंकि ये स्पेसिफाइड थोड़ी सी नहीं हो रही थी, पेज नंबर 52 ऑफ द ओल्ड बुक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। उसमें एक कार्टून दिखाया हुआ है और उसमें जो है इलेक्शन कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी पे ये डिपिक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन, दिस इज दैट इलेक्शंस आर कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये कहा जाता है कि इलेक्शन जो होते हैं डेमोक्रेसी में कार्निवल एक फंक्शन की तरह होते हैं, ठीक है ना। बट दिस कार्टून डिपिक्ट्स केओस इंस्टेड, इज दिस ट्रू ऑल इलेक्शन, बट ये जो पिक्चर है इसमें केओस मचा हुआ है इलेक्शंस को लेके, क्या ये सच है इलेक्शंस के लिए, इलेक्शंस में हमेशा ही ऐसा होता है, आपने ये बताना है। तो जनरली इलेक्शंस जो होती हैं वो पीसफुली और डेमोक्रेटिक वे में होती हैं, ये लोग जो टिकटों के लिए मारा मारी कर रहे हैं ऐसा इस पिक्चर में जो डिपिक्ट किया हुआ है ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। इज इट गुड फॉर डेमोक्रेसी, देखो इट इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, कंडक्टिंग इलेक्शंस एक केओटिक लॉलेस होती है, ये हार्मफुल टू डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, डेमोक्रेसी। इस तरीके से अगर हम केओस क्रिएट करेंगे तो डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो पोलिंग बूथ्स पर खुद ही नहीं जाना, जो सेंसिबल लोग होंगे अगर इस तरीके का केओस क्रिएट होने लगा तो वो पोलिंग बूथ्स पर जाएंगे ही नहीं, अपना वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कई जगह पे जहाँ पे किसी इलेक्शन में हिंसा वगैरह हो जाती है, राइट्स वगैरह हो जाते हैं, तो दूसरी बार जब वहाँ इलेक्शन होता है तो ज़्यादा लोग वहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं इलेक्शन देना, ठीक है ना। नाउ देयर इज़ एन कार्टून ऑन पेज नंबर 61, इसमें आप देखिए ये मेंबर्स जो हैं रूलिंग पार्टी के ट्राइंग टू लिसन टू द टीनी अपोजिशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में जीत के आई है और जो दूसरी पार्टी है वो अपोजिशन जो है वो बहुत छोटी है ना, वो पोजीशन जो है बहुत छोटी है। बट वाज दिस द इफेक्ट ऑफ आवर इलेक्टोरल सिस्टम,
यस, बिगनिंग में हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में जब कांग्रेस मेजॉरिटी में रहती थी तो अपोजिशन होती ही नहीं थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में आपको बताएं कांग्रेस को जो थे 394 सीट्स मिली थी, जबकि अपोजिशन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके पास 16 सीट्स थी सिर्फ। सारी अपोजिशन पार्टीज मिलके भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं बना पाती थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में अपोजिशन जो है वो इतनी पॉपुलर प्ले रोल नहीं कर पा रही थी। शुरू में डोमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ, लेकिन उसके बाद 1890s का जब आया, 1980s में, सॉरी 1989 के जब इलेक्शंस के बाद की बात आई तो फिर कोएलिशन गवर्नमेंट इंडिया में बनने लगी कि फिर कोई भी जो एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी नहीं बन के आई, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि इस कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्टून यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिशन जो है वो रूलिंग पार्टी में, ठीक है ना, कार्टून रिप्रेजेंट्स प्लेड बाय अपोजिशन पार्टी एंड द रूलिंग पार्टी इन मेकिंग एफर्ट्स टू हियर इट्स वॉइस, ठीक है ना, कि अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन चाहे छोटी हो चाहे जैसी मर्जी हो, अपोजिशन अपना रोल प्ले करती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है ना। वो सारे रूलिंग पार्टी के लीडर्स एक छोटी सी अपोजिशन को सुन रहे हैं कि वो कैसे उन लोगों को कन्विंस कर रहा है। दैट इज डिपिक्टेड इन द कार्टून, ठीक है ना। नाउ माय थर्ड कार्टून इज, इसमें देखिए अडल्ट वोट, ठीक है ना, कंपेयर किया जा रहा है एक एलिफेंट से। वाई इट इज सो, इट इज, ठीक है ना, अनमैनेजेबल। क्या ये एक अनमैनेजेबल सिचुएशन है? और इट इज़ लाइक टू द स्टोरी एवरी वन डिस्क्राइब्स द एलिफेंट ओनली बाय इट्स पार्ट्स। एक वो स्टोरी थी ना जिसमें एलिफेंट्स को सिर्फ उसके पार्ट्स से ही आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है इसमें एलिफेंट एक जॉइंट साइज का दिखाया हुआ है इस तरीके से कि ऑल एडल्ट ऑफ द कंट्री अबव 18 ईयर्स प्रिपेयर फॉर अ वेरी बिग इलेक्ट्रल वोट। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री एज यू नो, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। जब इलेक्ट्रल ऑल एडल्ट कैंडिडेट्स जो है वोट करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो बहुत बड़ी जनसंख्या एक बन सकती है। तो वही इसमें दिखा रखा है। इट इज़ अनमैनेजेबल, येस इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज सच अ बिग ग्रुप, क्योंकि बट इट इज़ नॉट सो अनमैनेजेबल। 1952 से हमारे इलेक्शन कमीशन मैनेजिंग फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद हमने इसको बहुत ईजिली मैनेज कर लिया था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हमें वोटर्स के नाम नहीं पता थे। जब हमारे पास वोटर लिस्ट बन गई तो फिर उसमें रेक्टिफिकेशन करना दैट शुड बी वेरी इजी एंड प्रोसेस, ठीक है ना, वो एक इजी प्रोसेस हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि एक बार ये चीज़ बन जाएगी तो फिर इजी हो जाएगा, अदरवाइज इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। इनिशियल इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। अब ये जो स्टोरी है, इंडिया जैसे ह्यूज ग्रुप में जहाँ पे एडल्ट वोटर्स इतनी भारी संख्या में और जिनको पता ही नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती ही क्या हैं, सम आर इलिटरेट, वो सिर्फ सिंबल के तौर पे पहचानते हैं, ठीक है ना। तो दे आर नॉट एबल टू कि किस कैंडिडेट को वोट करना है, वो किसको नहीं, वो सिंबल से ही पहचानते हैं, ठीक है ना। बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, ठीक है ना, दे आर डिस्क्राइब्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी इन डिफरेंट ग्रुप्स और सेक्शंस, ठीक है ना, और इंटरेस्ट एस्पेक्ट election of Lok Sabha, different elections are conducted by election commission in different phases also. elections होती हैं जो इलेक्शन लोकसभा में होती हैं, आपने देखा होगा अभी बिहार में जो इलेक्शन हुए थे वो एक फेज़ में नहीं हुए, वो 2-3 फेज़ में इलेक्शन हुए। इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं किसी भी बड़ी स्टेट में होते हैं, एक दिन में आप इलेक्शंस पूरी स्टेट में नहीं करा सकते, तो हम उसको 2 या 3 फेजेस में इलेक्शन कराते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया कि ये बाय द पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट के नाम से इसको बोला गया है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? अब मैं आपके साथ ये जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस हो जाए। सो बी प्रिपेयर विद दीज क्वेश्चंस, ये आपके एग्जाम्स में भी आएंगे बेटा, ठीक है ना। तो आई होप यू एंजॉय दिस। हैव अ गुड डे फॉर टुडे स्टूडेंट्स।